नमस्कार, सीएनबीसी आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। तैयारी करेंगे 10 के दमदार ट्रेड्स की। पहले हेडलाइंस। बाजार में तेज उतार चढ़ाव, निफ्टी दिन के शिखर से 100 पॉइंट फिसल कर वापस रिकवरी के मूड में 24,400 के करीब। बैंक निफ्टी भी थोड़ा ठंडा पड़ा, हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप आज भी कर रहे हैं आउट परफॉर्म। इंडिया विक्स में हल्की बढ़ोतरी। आरबीआई के 1.25 लाख करोड़ रुपए के ओएमओ के ऐलान से सरकारी बैंकों में बहार। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स 1% ज्यादा ऊपर, साथ ही कैपिटल गुड्स में भी आज अच्छी रौनक है। वहीं फार्मा शेयरों में आज मुनाफा वसूली। अमेरिकी टैरिफ से राहत की उम्मीद में ऑटो एंसिलरी शेयरों में रौनक, करीब 3% चढ़ा सोना कॉमस्टार, साथ ही संवर्धन मदसन में भी करीब 2% की मजबूती। अच्छे नतीजों के दम पर सीएनबीसी आवाज का बिग स्टॉक पीएनबी हाउसिंग 8% चढ़कर बना वायदा का टॉप किलर। साथ ही नसिंद बैंक में भी खरीदारी। उधर स्पॉटलाइट शेयर एचएल में करीब 2% की मजबूती। ओके, चलिए फिर अब शो को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ इस शो में 10 के दमदार ट्रेड्स में वीरू और मेरे साथ शिल्पा जी और राजेश पालवे जी पिछले शो से बने हुए हैं। इसके अलावा आज हमारे साथ दो खास मेहमान होंगे। मार्केट ट्रेंड्स और इन्वेस्टमेंट थीम पर बात करने के लिए निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा होंगे। वहीं मार्केट टेक्निकल्स पर बात करने के लिए हमारे साथ केडिया इन्वेस्टमेंट्स के फाउंडर सुशील केडिया मौजूद रहेंगे। पहले एक जरा रुख मार्केट का करते हैं। मार्केट में इस समय वापस मोमेंटम लौटता हुआ वापस हम 24,400 के करीब आते हुए, और आज सेंसेक्स की मंथली एक्सपायरी है, ध्यान रखिएगा 80,440 पर सेंसेक्स। बैंक निफ्टी में भी 240 पॉइंट की रैली। लेकिन आज दिन है इंडिविजुअल स्टॉक्स का। पीएनबी हाउसिंग आज का हीरो ऑफ द डे, 9% ऊपर। प्रेस्टीज एस्टेट्स, सोलर इंडस्ट्रीज, बीएसई, बीईएल, नायका, इन सब स्टॉक्स में मोमेंटम अच्छा। पीरू जेम स्ट्रॉन्ग मूव इन स्टॉक्स में। अब एक काम करते चलिए स्टॉक्स को इस वक्त के ट्रेड्स को पिक कर लेते हैं। एक एक करके पैनल आपके स्क्रीन पे है। हमारे साथ शिल्पा जी, राजेश जी पिछले कार्यक्रम से, इस कार्यक्रम में भी राहुल और अरोड़ा कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे करेंगे बातचीत। ट्रेड्स पिक करते हैं। शिल्पा जी, आपके दो ट्रेड्स इस वक्त के क्या पिक कर रही हैं आप? जी बिल्कुल, यहाँ पे मेरा पहला बाय रहेगा बीपीसीएल। बीपीसीएल मैंने 2 दिन पहले भी रेकमेंड किया था। यहाँ पे मुझे लगता है वो स्ट्रेंथ कंटिन्यू कर रहा है। 325 से 330 इसके टारगेट्स हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 305 का मेंटेन कीजिए। मेरा दूसरा बाय रहेगा अगेन यूनियन बैंक। मुझे लगता है बैंकिंग में स्ट्रेंथ है और जिस तरह से पिकअप आ रहा है तो यूनियन बैंक इज वन जहाँ पे मुझे लगता है ध्यान देना चाहिए। सेम 127 के स्टॉप लॉस आप इसमें लॉन्ग बने रहिए फॉर टारगेट्स ऑफ 135 से 138। और अगर आप ऑप्शन चेन 132.5 किसी ने अभी भी होल्ड किया है तो मुझे लगता है उसमें बने रहिए 3 के स्टॉप लॉस से। मुझे लगता है इसमें भी बहुत अच्छे गेन्स आपको आने चाहिए। ओके, ये दो ट्रेड्स आपके। चलते हैं राजेश पालवी जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? वीरेन जी, पहला स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है जीएमआर एयरपोर्ट। ये स्टॉक में एक कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक में वापस एक फ्रेश बाइंग एक्शन बनते हुए दिख रहा है। और वीकली चार्ट पे देखें तो लास्ट 2 वीक का कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट भी अब यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। स्टॉक ने कंफर्टेबली अपने प्रीवियस स्विंग लो जो दिसंबर में बने थे उसको सरपास किया है और उसके ऊपर कंफर्टेबली होल्ड करते हुए दिख रहा है। जीएमआर एयरपोर्ट में बाय करने की सलाह। अपसाइड के टारगेट 104, 106 की तरफ आते हुए 96 और 98 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 86 रुपीज हाफ, 86 रुपीज 50 पैसा के आसपास। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है पीडीलाइट का। अगर ये स्टॉक का स्ट्रक्चर देखें तो स्टॉक पिछले 5-7 दिनों से देखें तो 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही कंसोलिडेट करते हुए दिख रहा है और यहाँ पे एक स्ट्रेंथ होल्ड आउट करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। हमें लगता है ये यहाँ पे मोमेंटम आज के सेशन में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। 3,140 के टारगेट के लिए बाय किया जा सकता है। डाउन साइड में स्टॉप लॉस होगा करीब 3,040 के आसपास। चलिए, आज की ट्रेड्स पूरी हुई। अब एक काम करते हैं, हमारे साथ निर्मल बांग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज़ के सीईओ राहुल अरोड़ा जुड़े हैं। उनसे समझते हैं कि इस समय मार्केट में क्या अप्रोच रहेगी। राहुल, गुड मॉर्निंग। ये मार्केट में अब क्या माना जाए कि वापस एक बुल मार्केट की शुरुआत हुई है? क्या वो जो करेक्शन स्ट्रोक बेयर मार्केट थी वो ख़त्म हुई? अब मार्केट ने गिरना बंद कर दिया और काफ़ी इनफैक्ट लोअर लेवल से काफ़ी शानदार बाइंग भी आ चुकी। बैंक निफ्टी तो ऑल टाइम हाई पर है।
जी गुड मॉर्निंग अनुज, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तो आई थिंक एक चीज़ तो सर्टन होगी अनुज के जो लो बना था वो आई थिंक 21.7 या 21.8 का वो होल्ड कर जाएगा। आई थिंक अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आ जाए, क्योंकि जिस तरह का उछाल मिला है यहाँ से वहाँ तक की रीटेस्ट करने की भी क्षमता अभी थोड़ी कम लग रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पूरा जो मई का महीना है अनुज ट्रिगर से डिवॉइड है, तो आप प्रिटी मच अर्निंग्स पे ही ज़्यादातर फोकस करेंगे एंड आई थिंक दैट विल बी द मेन ट्रिगर। बट अनुज आई थिंक जो फॉल आई थी जब टैरिफ्स की शुरुआत हुई थी, मुझे लगता है कि सबको पता था कि टैरिफ का इम्पैक्ट इंडिया पे इतना नहीं होगा, लेकिन एक वैल्यूएशन रीसेट करने की ज़रूरत थी और वो एक ज़रिया बन गया था, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक्स अगर आप देखें हैड रीच वेरी अनरीजनेबल वैल्यूएशंस अलग अलग सेक्टर्स में। बैंक्स को छोड़ के बात कर रहा हूँ, सम वर ट्रेडिंग एट 1.5 2 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव 3 and 5 year मीन्स। तो जिस तरह की अर्निंग्स ग्रोथ प्रोजेक्टेड थी, एक रीसेट होना बहुत ज़रूरी था। अब ये सस्टेन करेगा कि नहीं, मुझे लगता है कि यहाँ से पूरा निर्भर करेगा अर्निंग्स पे, क्योंकि आपको याद होगा पिछली 2 अर्निंग सीजन्स के बाद मार्केट ने काफ़ी एक सॉम्बर मूड अडॉप्ट कर लिया था। और सबसे बड़ा डेटा पॉइंट इस वक्त अनुज ये है कि जो आप बैंकों में उछाल देख रहे हैं, जो आपने कहा आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बैंक ने रैली चालू की थी, बट पिछले 2-3 दिन में आप देखिए किस तरह के स्टॉक्स चल रहे हैं। आरबीएल, डीसीबी, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस, ये वो स्टॉक्स थे जो 0.5, 0.7, 0.8 टाइम बुक्स पे चले गए थे। तो द पीपल हैव ट्राइड टू मेक अ ट्रेड ऑफ इट, बिकॉज एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक सब 2.5 टाइम्स प्राइस टू बुक पे आगे चले गए थे। बट अगर आप कंसेंसस अर्निंग्स देखें, और हमारे भी ब्रोकरेज का, बैंक्स की जो अर्निंग्स है इस साल FY26 की, वो 10 से 12% की ही अर्निंग्स आएगी। कंज्यूमर स्टेपल्स की भी 10 से 12% आएगी। आई थिंक IT सर्विसेज वुड बी लकी टू गेट 10%। और कल का जो मैन ऑफ द मैच था रिलायंस इंडस्ट्रीज, आई थिंक काफ़ी हद तक उस पर निर्भर रहेगा कि रिलायंस का स्टॉक कैसे करे। मैं उस पर आने वाला था एक्चुअली जी कि तो इन सब कॉम्बिनेशन को देखकर, खास तौर से रिलायंस को देखकर क्या लग रहा है इस समय पर आपको? तो मैं वही बोल रहा था अनुज, क्योंकि 75% का जो मार्केट है, ये जो 4 स्तंभ है मार्केट के, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे 12% से ज़्यादा की अर्निंग्स ग्रोथ कलेक्टिवली आएगी। बाकी का जो 25% है, ऑटो, सीमेंट, फार्मा, उनकी वेटेजेस इतनी कम है। तो द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक इज द मार्केट वुड बी लकी अगर इस साल टीन्स अर्निंग्स ग्रोथ भी आ जाए। तो आई थिंक इट कुड लैंड अप बीइंग अ कंसोलिडेटिंग मार्केट फ्रॉम हियर। लोस की रिविजिटिंग की संभावना मुझे बहुत कम लग रही है, पर मुझे लगता है कि 22.5-23 के बीच में और 25.5-26 के बीच, 25.5-26 के बीच में जो बाकी के 8 महीने हैं शायद उसमें निकल जाए। बट रिलायंस की जो बहुत कमाल की चीज़ थी अनुज, वो थी उनका रिटेल और जियो का परफॉर्मेंस। एंड जिस तरह से वो न्यू एनर्जी की कॉन्ट्रीब्यूशंस की भी बात कर रहे हैं, तो अगर ये सब चीज़ें अगले 3-4 साल में आ जाए, तो अगर आप रिलायंस को ट्रेडिंग के लिए तो नहीं लेते, आप लॉन्ग टर्म सोच के लेते हैं, तो अगर आप 2-3 साल आउट देखें तो द स्टॉक इज़ नॉट एक्सपेंसिव एट ऑल। बट यही हो जाता है कि अगर सारा दारोमदार एक ही स्टॉक पे आ जाए, तो वो थोड़ा अगर वो डिसअपॉइंट कर जाए तो रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाए। तो फिर एक सेकंड में, बिल्कुल रिलायंस में खैर अभी भी आपने कहा कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी दमखम है। तो जैसे ये HDFC बैंक, ICICI, कोटक है, ये आपको लग रहा है कि बस अब हो गया इनका, बहुत बड़ी रैली हो चुकी है? क्योंकि अब FIs भी वापस आए हैं, सबसे पहले वो लोग यही स्टॉक खरीदते हैं। तो क्या यहाँ पर आपको लग रहा है कि अब जगह नहीं है, या फिर और भी आगे बढ़ सकते हैं ये स्टॉक्स? देखिए अनुज, ICICI बैंक और HDFC बैंक दोनों 2.5-3 टाइम्स प्राइस टू बुक के बीच में पहुंच गए हैं। अब मुझे नहीं लगता वो माहौल है जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी। अगर आप NII, PPOP, प्रॉफिट बिफोर प्रोविजनिंग या पैट ग्रोथ देखें इस साल का या अगले साल का भी, हम बात कर रहे हैं एट बेस्ट 12-13% अर्निंग्स ग्रोथ की, राइट। ROEs इतना एक्सपैंड होने वाले हैं नहीं। तो मुझे लगता है कि यहाँ से HDFC और ICICI में वैल्यूएशन री रेटिंग की संभावना थोड़ी कम है। लेकिन अगर आपको एक रिलेटिव ट्रेड लेना है, अभी भी मुझे लगता है कि HDFC बैंक, ICICI बैंक के वैल्यूएशन से 15% चीपर है। तो अगर यहाँ से इफ़ आई हैव टू टेक अ बेट ऑन आउट परफॉर्मेंस, आई वुड टेक अ बेट ऑन SBI एंड HDFC आउट परफॉर्मिंग एन ICICI और कोटक और इवन एन एक्सिस फॉर दैट मैटर। तो आई थिंक अगर बैंकों में अगर आपको लेना ही है पोजीशन, तो आई थिंक आई वुड बी मोर ओवरवेट ऑन HDFC एंड SBI एंड द लार्ज कैप्स। एंड आई थिंक इफ अगर आप मिड कैप्स में निवेश कर रहे हैं अनुज, तो आई थिंक आपने AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के आंकड़े देखे होंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग थे। वी हैव बीन वेरी स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट्स ऑफ द स्टॉक। तो AU स्मॉल फाइनेंस एंड फेडरल, तो आई थिंक ये 4 नाम होंगे बैंक्स के जो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपको रिटर्न्स अच्छे दे सकते हैं। वैल्यूएशंस भी AU में थोड़े ज़्यादा हैं अनुज, क्योंकि वो आई थिंक HDFC, ICICI के वैल्यूएशन जोन में है, लेकिन ग्रोथ 20% प्लस आपको काफ़ी हद तक देखने
देखने को मिलेगी। ओके वीरू। राहुल गुड मॉर्निंग। राहुल, पीएनबी हाउसिंग के आपने नंबर्स देखे, लुक एट 9 IIMs, बट इस स्पेस पे बहुत दिनों बाद मूव शुरू हुआ है। इस बार रियल स्टेट से ज़्यादा, रियल स्टेट इंस्टीट्यूट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्विंग आप इन ये HFCs में देख रहे हैं। आपका व्यू इस बास्केट पे इस वक्त? इंटरेस्टिंग स्पेस है वीरू, जैसे मैं अभी अनुज से कह रहा था कि वैल्यूएशंस डिमांडिंग नहीं है। आप रेपको को भी देख लीजिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस को भी देख लीजिए, ये सारे स्टॉक्स जो थे 0.4, 0.5, 0.6 टाइम प्राइस टू बुक पे जा रहे थे। तो अगर किसी भी क्वार्टर में आपको अगर दिखे कि एसेट क्वालिटी डिटीरियोरेट नहीं हो रही है और उनका ग्रोथ 12-15% के आसपास आ रहा है, ये दी स्टॉक्स विल गिव यू 20-25% रिटर्न्स वेरी वेरी क्विकली, क्योंकि ये बहुत अंडर वैल्यूड हैं। लेकिन यही बात आ जाती है वीरू कि क्या ये स्ट्रक्चरली आपको ये काइंड ऑफ रिटर्न्स दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये आके कुछ ना कुछ इन स्टॉक्स में टाइम टू टाइम गड़बड़ हो जाता है। तो आई थिंक अगर आपको इस स्पेस में रहना ही है हाउसिंग फाइनेंस में, तो वी वुड प्रेफर अ नेम लाइक हडको, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। नॉट अ वेरी आप काफ़ी चर्चा नहीं करते होंगे स्टॉक पे, बट आई थिंक 1,50,000 करोड़ की जो बुक है उनकी, अगर आप देखें तो ROEs एंड ROAs आर बेस्ट इन क्लास। वैल्यूएशंस थोड़े एक्सपेंसिव हैं कंपेयर टू LIC, रेपको, PNB, क्योंकि उनकी ROE प्रोफाइल थोड़ी ज़्यादा है। बट इफ़ आई हैव टू बी इन्वेस्टेड इन दिस स्पेस वीरू, आई वुड बी मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स अ हडको, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि आपकी जो ग्रोथ है वो 15 से 20% आने की संभावना ज़्यादा है, एज अपोज टू PNB, रेपको, LIC, जहां पे आपको 10 से 12% की ग्रोथ मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको कोई नेगेटिव सरप्राइजेस नहीं मिलते, वैल्यूएशन की वजह से आपको काफ़ी पॉप मिल जाता है। ओके, यू पॉइंट टेकन। अच्छा राहुल, एक और बात, लुक एट BSE, आज ऑलमोस्ट 6800 के दर्शन करके आ गया। एक्सचेंजेस में BSE, MCX, और उसके बाद हालांकि इस बार एंजल वन के नंबर्स पे बाजार ने बहुत एक सीधा हुआ रिएक्शन दिया। मालूम था कि भाई इस बार नंबर्स में कमजोरी होगी, वो फैक्टर इन था प्राइस में, उसके बाद काफ़ी स्टेबिलिटी आई। इस पूरी कैपिटल मार्केट थीम में आपका प्रेफर्ड एक स्टॉक अगर मैं पूछूं तो वो क्या होगा, कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशो? ऑब्वियसली वीरू, कहीं ना कहीं BSE का कुछ पिछले महीनों में ये भी फ़ायदा हुआ है कि NSE की लिस्टिंग की चर्चा भी हो रही थी। ऑफ कोर्स वो पुशबैक हो चुका है, लेकिन जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि अगर बाजार कंसोलिडेट भी हो जाता है और वॉल्यूम्स यहाँ से ज़्यादा गिरते नहीं हैं, तो दिस विल बी अ ग्रेट स्पेस टू बी प्लेइंग इनटू। लेकिन मुझे लगता है वीरू, आपने एक स्टॉक पूरे कैपिटल मार्केट प्ले में पूछा था, तो मुझे लगता है कि एज अ प्रॉक्सी, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस की भी यूलिप बुक होती है, we can look at playing it through SBI Life, or you can look at playing it through either HDFC AMC और Nippon AMC। क्योंकि आपने पूरे स्पेस का ऑप्शन दिया, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मेरा झुकाव ज़्यादा होगा, क्योंकि अगर आप एसेट मैनेजमेंट कंपनीज की देखें, खासकर जिन दो का जिक्र मैंने किया, ये 30% रिटर्न ऑन एक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड बिजनेसेस हैं। SBI लाइफ में भी अगर मार्केट तेज़ी कर जाए, उनका यूलिप बुक ऑलमोस्ट 45% है, तो आपको एक एडिड एडवांटेज मिल जाता है। ICICI प्रू लाइफ का भी सेम है। बट इफ़ यू वांट टू स्ट्रिक्टली स्टिक्स टू एक्सचेंजेस, देन BSE would be the call। But I think जो आपने एंजल वन का जिक्र किया वीरू, I think the one thing that they have done very well over the last few years is digital broking, and I think अगर आप पूरा जो रिटेल का डिजिटल ब्रोकिंग देखेंगे आज की डेट में, I think almost 75-80% is controlled by Zerodha, Grow, Upstocks and Angel One, and I think ये जो एक ओलिगोपोली सी जैसे बन गई है, इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। तो I think Angel One is also a good stock to buy on dips if you're looking at the exchanges BSE, but अगर आप मुझे चॉइस देंगे, आई वुड प्रॉब्ली प्रेफर टू प्ले इट मोर थ्रू यूलिप बुक्स ऑफ इंश्योरेंस कंपनीज और एसेट मैनेजमेंट प्लेयर्स। मीनवाइल एक बार जरा BEL का चार्ट देखिए, मैसिव ब्रेकआउट इस स्टॉक में आपको अब दिखाई देगा। राहुल, डिफेंस में एक बहुत शानदार कमबैक आया, हेल में भी एक्सक्यूज़ मी, इसमें बेल में भी। यहाँ पर क्या बास्केट अप्रोच काम करेगी या कोई प्रेफर्ड स्टॉक है आपका यहाँ पर? नहीं, यहाँ पे बास्केट अप्रोच चल जाएगी अनुज। आई थिंक ये हमारा एक पिछले 18 महीने पहले हमने इस पे इनिशिएट किया था। उस वक्त इतने अनाउंसमेंट्स नहीं आ रहे थे, तो एक पीरियड था जहाँ पे हम कॉशियस हो गए थे, क्योंकि जहाँ से हमने इनिशिएट किया था 3 महीने के अंदर सारे स्टॉक्स डबल हो चुके थे। तो आई थिंक इस वक्त जो अनुज, अगर आप पिछले 3 महीने में देखें, ऑलमोस्ट 2,20,000 करोड़ के ऑर्डर्स, अगर मैं कल का 65,000 करोड़ का ऑर्डर गिन लूँ,
अनाउंस हो चुके हैं, तो एक बहुत बेहतरीन विजिबिलिटी दिख रही है। हम इसको हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स से प्ले कर सकते हैं, हम इसको सोलार इंडस्ट्री से प्ले कर सकते हैं, क्योंकि सोलार हम अक्सर एक्सप्लोजिव्स की बात करते हैं और कोल इंडिया या माइनिंग की प्रॉक्सी देखते हैं, लेकिन उनका डिफेंस ऑर्डर बुक काफ़ी हद तक बहुत स्ट्रांग हो चुका है। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड प्ले। ऑलमोस्ट आई थिंक अनुज 30% की रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल एम्प्लॉयड है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड भारत अर्थ मूवर्स दोनों, आई थिंक एक पॉइंट ये भी अनुज, अगर आप BEML को देखें तो उन्होंने जितना काम किया है रशिया, यूक्रेन, मिडिल ईस्ट में, ये सिटीज़ जब रिकंस्ट्रक्शन के लिए आएंगे BEML का भी बहुत फ़ायदा होगा। थोड़ा लॉन्ग शाउट आउट है, लेकिन इन्होंने इन जोग्राफीज़ में बहुत काम किया है, इनकी ऑर्डर बुक रही है। आई थिंक प्राइवेट्स में देखें अनुज तो डेटा पैटर्न्स इज़ डूइंग एन एक्सट्रीमली गुड जॉब। आई थिंक वो एक बहुत बेहतरीन कंपनी है। एंड आई थिंक अगर आप थोड़ा मार्केट कैप में नीचे आ जाएँ तो इवन अ पारस डिफेंस, तो आई थिंक इसमें बास्केट अप्रोच चल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता, एक रीसेट आया था, आपको याद होगा अगर वैल्यूएशंस का, तो मुझे अभी नहीं लग रहा कि स्टॉक्स इतने एक्सपेंसिव हैं। ये सारे जो हैं अनुज, जैसे आपने इंडियन होटल्स को देखा था ना, 60 रुपीज़ से लेकर 900 चला गया था, उसकी ROE, ROC और मार्जिन प्रोफाइल चेंज हो गई थी। तो इंडिया में ये डिफेंस सेक्टर के साथ हो रहा है। तो आई थिंक अगर आप 2-3 नाम ही मुझे बोलें तो आई प्ले हैल्स, सोलर एंड मे बी ए डेटा पैटर्न्स, बट इसमें आप काफ़ी हद तक थोड़ा अगर और एक्सपोजर BEML पे भी डालना चाहें तो डेफिनेटली कर सकते हैं। वीरो, कोई सवाल आपका? जी अच्छा राहुल, बहुत स्टेबिलिटी और प्राइस वाइज अगर आप देखें मोमेंटम हमें केमिकल में दिखाई दिया। SRF क्लोजर टू ऑल टाइम हाई, UPL में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी, लास्ट रिपोर्टेड नंबर्स में नवीन फ्लोरिन के नंबर्स बहुत स्ट्रॉन्ग थे। कुछ पिक किया आपने केमिकल बास्केट से अभी? वीरू, अगर मुझे आपको एक स्टॉक देना होता तो मैं सुमिटोमो देता। आई थिंक उन्होंने जो अपने जापानीज पेरेंट से 5 मॉलिक्यूल्स इन लाइसेंस किए हैं, आई थिंक अगले 2 साल में मुझे लगता है कि 23-24% का आपको ऑपरेटिंग प्रॉफिट और अर्निंग्स से अगर आ जाएगा, ये आई थिंक 24-25 के आसपास की रिटर्न ऑन इक्विटी और कैपिटल एम्प्लॉयड है, क्योंकि MNC कंपनी है तो सारे बाकी केमिकल्स कंपनी से प्रीमियम पे वैसे ही चलती है। एंड आई थिंक ऑन द ऑपरेटिंग कैश फ्लो दे आर गोइंग अ गुड जॉब। तो जिन स्पेसेस का आपने जिक्र किया वीरू, जो इस वक्त स्पेशलिटी केमिकल्स और इंग्रेडिएंट्स हैं, और अगर मैं इसको थोड़ा एक्सपैंड कर दूं, रोज़ारी, गैलेक्सी, फाइन, कैमलिन, इसमें ज़्यादा कुछ इस वक्त नहीं हो रहा। एक ट्रेड तब बना था जब लॉकडाउन शुरू हुआ था, जब China+1 की बात हुई थी, और दूसरा जब ग्लोबली फ्लोरिनेशन की शॉर्टेज थी, ग्लोबली जो मेजर प्लेयर्स थे उनके प्लांट शट डाउन हो रहे थे, प्राइसेस काफ़ी हद तक ऊपर जा चुके थे, और वो दूसरा ट्रिगर था SRF और नवीन के लिए। बट आई थिंक ये वैल्यूएशन पे वो स्पेस काफ़ी हद तक प्ले आउट हो चुका है। इंक्रीमेंटली आप ओलियो केमिकल्स की तरफ देख सकते हैं। आई थिंक ऑन डिप्स गैलेक्सी सर्फैक्टेंट्स कुड बी अ गुड नेम, बट अगर मुझे केमिकल्स एज अ बास्केट खेलना होता, और अभी जो पहली फोरकास्ट आई है मॉनसून की 105% ऑफ द लॉन्ग टर्म एवरेज, आई थिंक नॉट ओनली विद स्टैंडिंग दैट, जो मैंने अभी मॉलिक्यूल्स की भी बात की, आई वुड प्रॉब्ली लुक एट प्लेइंग सुमिटोमो केमिकल्स, जो कि आपको 28-30 के मल्टीपल पे मिल रही है, विच इज़ नॉट अ बैड एंट्री पॉइंट फॉर द स्टॉक। ऑलराइट राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन सब टॉपिक्स पर बात करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अब हमारे साथ मार्केट टेक्निकल्स पर बात करने के लिए केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया मौजूद हैं। सुशील, गुड मॉर्निंग। सुशील जी, सबसे पहले तो मार्केट पर एक व्यू हो जाए। निफ्टी, बैंक निफ्टी में बहुत बड़ी रैली हुई है, क्या ये रैली कंटिन्यू करेगी या यहाँ पर आप थोड़ा सा कॉशियस होंगे या शॉर्ट कॉल लेंगे? सुशील, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है मुझे। ऑडियो आ रहा है अभी? हाँ, गो अहेड। पीसीआर से अनुरोध है, कृपया मेरे स्क्रीन पे लगी इस चार्ट को दिखाएं। टिप्पणी करने का अधिकार संपादक के पास है, विश्लेषक को विश्लेषण दिखाना चाहिए। चार्ट खोलिए कृपया, निफ्टी को क्यों शॉर्ट करना है मैं उसको तर्क के साथ दिखा दूंगा आपको। ये देखिए निफ्टी की जो डेली कैंडलस्टिक चार्ट आ गई, ये बहुत शार्प रैली का जिसका आपने जिक्र किया अनुज। गुजराती में दलाल स्ट्रीट पे कहते हैं कि बाजार ना पगला અત્યાર સુધી જોવાયા નથી। ये जो लोएस्ट लो आया था, यहाँ पे जो भी पैटर्न है, मैं उस जार्गन में नहीं जा रहा, बॉटम का पैटर्न नहीं है, इसलिए ये लोएस्ट लो टूटेगा। वॉर होगा तो टूटेगा क्या, और वॉर नहीं होगा तो क्या बाजार में तेजी हो जाएगी? मैं बोलता हूँ वॉर नहीं होगा तब भी बाजार का लो तो टूटेगा। अब इसके लिए सौदा कब करना है? तो लाल लाइन टूट जाए तब करना है। अभी चढ़ के ये पॉसिबल भाव में बेचने की कोशिश मत करिए, ट्रेंड को रिवर्स होने दीजिए। पहले ट्रेंड रिवर्सल के संकेत, द अर्लीस्ट साइंस ऑफ अ ट्रेंड रिवर्सल विल कम, हम 24,400 के नीचे बंद हो जाएंगे।
ओके 24,400 के नीचे बंद हो जाएगी। आज नए चार्ट्स लगाए हैं क्या, पहले कुछ और चार्ट्स थे? नहीं, कलर चेंज कर लिया अनुज, मतलब फीका फीका बाजार है तो थोड़ा चार्ट पे रंग आ जाए। बाजार कहाँ फीका फीका है, बाजार तो बहुत अच्छा कर रहा है। देखिए, ये जो तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो तो क्या गम है, जो मुस्कुरा रहे हो जो गाना है ना, ये जो इस तरह की जो सिजलिंग स्कॉर्चिंग रैली आई है, एक नया लो और लग जाएगा बाजार में ना, सबकी बोलती बंद हो जाएगी अगर ये लग जाता है, और मुझे उसकी संभावना दिख रही है। तो ऐसा है अगर सुशील जी, तो टूटेगा क्या फिर, मतलब अब मार्केट, क्योंकि अगर निफ्टी को गिरना है तो कोई तो गिराएगा उसको, और अगर रीसेंट लो टूटना है तो कोई तो उसमें कंट्रीब्यूट करेगा, तो वो कौन सा होगा स्टॉक फिर? तो दो बातें हैं अनुज, बल्कि तीन बातों को जोड़ा जाए। पहली बात तो ये है कि ये जो अगर नए लो के लिए हम खेलते हैं 24,400 के नीचे बंद आने पर जो भी हाईएस्ट भाव आज बन जाएंगे वो स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो उसके बाद अगर ये नया लो आ जाता है तो हम उसके बाद 99% संभावना है कि हम अपना 32,000 वाला कॉल रीएक्टिवेट करेंगे निफ्टी पे। तो इसलिए साथ ही साथ ये भी उत्तर देना जरूरी है कि किस चीज को बेचना घातक हो सकता है। तो मैं दोनों आपसे लिबर्टी ले रहा हूं कि एक प्रश्न मैंने पूछ लिया इस वार्ता के लिए, तो फिलहाल के लिए एक बार नए लो के लिए देखिए, रिलायंस अगर बेल वेदर है तो वो नया लो मार देगा। 1,000 1,050 तक रिलायंस में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। एचडीएफसी बैंक बुलिश कंसेंसस बना हुआ है, सुशील केडिया तुम रॉन्ग हो, 1950 आगे, भाई हमने भी 1950 की तेजी खेल ली थी, बताया भी था चैनल पे आपके। एक बार 1650 टूट जाए तो और नीचे। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, मैं पब्लिक सेक्टर बैंक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा, भले करेक्शन उनमें भी आएगा, पर दोनों हाथ से तीर चलाने का आशीर्वाद सिर्फ अर्जुन के पास था। साव्यसाची उसे कहते थे। तेजी मंदी दोनों हम 5-5 मिनट में माइंड चेंज करके नहीं खेल पाएंगे, इसलिए हम परहेज रखेंगे, पीएसयू बैंक्स को शॉर्टिंग नहीं करेंगे कि उनमें सिग्निफिकेंटली हायर बॉटम बनना चाहिए, जो अगली तेजी में सबसे ज्यादा वो भागेंगे। बाकी के जितने भी स्टॉक्स है उसमें अगर मैं ब्रॉडली बात करूं, मैं आईटी के शेयर्स को शॉर्ट नहीं करूंगा, भले ही यहां से विप्रो 12% 10% का करेक्शन दे दे, टीसीएस 12-15% भी दे दे, क्योंकि बहुत बड़ी तेजी की चार्ट उनमें बन गई है। मैं सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज में 200-250 रुपए का करेक्शन है, 12-15% कोई फास्ट मूवमेंट खेल सकता है, तो वो भी एक बार आप कर लो शॉर्ट। पर अगला तेजी का जो मोड़ आएगा वो बहुत खूंखार और बहुत बड़ी तेजी बन सकती है, इसलिए सावधानी से काम करें। और मैं एफएमसीजी के स्टॉक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा। एट मोस्ट जी घबरा रहा है कि भाई ओवरऑल बाजार खराब होने लग गया, बॉर्डर पे से आवाजें ज्यादा आ रही है, आप टेक प्रॉफिट कर लो, एफएमसीजी आईटी को शॉर्ट मत करो, उसके अलावा जो जी, और पीएसयू बैंक्स को शॉर्ट मत करो, उसके अलावा फिर शॉर्ट ट्रेड के लिए जो जी मैं शॉर्ट कर दो। ओके चलिए, तो ठीक है, ये इस समय शॉर्टिंग के कुछ आइडियाज़ हो गए। अच्छा सुशील जी, एक ट्रेड जो मेरे ख्याल से आपने 400 रुपये पे चैनल पर रेकमेंड किया था, इस चैनल पर, और उसके बाद 1200 पे प्रॉफिट बुकिंग, फिर 800 पे रेकमेंड किया, फिर हमने 4000 तक का मुंह देखा था जहां आपने फाइनल प्रॉफिट बुकिंग कराई थी। बीएससी में ने ऐसी क्या खुराक ले ली है, इस समय हम ये डिस्कस कर रहे हैं, और ये बीएससी की चार्ट क्या कह रही है आपको? तो देखिए, बीएसई की चार्ट में ना बहुत ज्यादा कंसेंसस बनने लग गया है। 4,000 पे आपसे लास्ट वार्ता हुई थी, उसके बाद भी हमने किया उसमें व्यापार। पीसीआर से अनुरोध है, कृपया फिर से एक बार इस चार्ट को दिखाएं। आ रही है चार्ट, देखिए चार्ट से बात करेंगे, हाँ आ गई। तो बीएसई की चार्ट में जो नीचे वाली जो नीली रेखा है ना, आज का लो तोड़ देगी। जब बीएसई आज का लो अगर तोड़ दे तो हम इसको शॉर्ट करने के लिए तैयार बैठे हैं। और ये जो है ना, टर्मिनल ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, तो हो सकता है नेक्स्ट मार्केट फॉल में बीएसई जैसा स्टॉक आधा भी हो जाएगा तो बड़ी बात नहीं है। बहुत ज्यादा बुलिश कंसेंसस है। स्टॉक की वॉलेटिलिटी अब सब्सटेंशियली हायर देन 400 रुपए के भाव की, 1200 की, 2400 के भाव की वॉलेटिलिटी भी आई थी। अभी तो वॉलेटिलिटी नहीं, स्टॉक में वायलेंस होता है। जैसे देखिए, पिछला फॉल भी जब आया था 6100 से 3600, इतनी फास्ट गिर गया था, उससे ज्यादा फास्ट ये गिर जाए ऐसा मेरे को अनुमान लगता है। आज का लो टूटे, बीएसई को शॉर्ट कीजिए, आज के हाई को स्टॉप लॉस बना के। ओके, चला कौन रहा है इसको आपके हिसाब से, मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे? हाँ, तो हम सारे चलते रहते हैं। हाँ 25 साल से आप भी बाजार में हो, मैं भी हूं, सब अपने अपने भाग्य के अनुसार, अपने अपने कर्मों के अनुसार कमाएंगे। किसी के चलाए चल जाएगा, किसी के गिराए गिर जाएगा, सब टेम्पररी फिनोमिना है। तो उन चक्करों में न पड़ के मैं चार्ट के हिसाब से चलूंगा। चार्ट मेरा स्टॉप लॉस लगवाएगी, कट जाएगी, जिसको जो करना है करवाए, अगर कोई करवा रहा है तो। चलिए, अब कुछ आपकी तरफ से कुछ अगर ट्रेडिंग आइडियाज़ हो लॉन्ग या शॉर्ट साइड पर, एफ एंड ओ कैश मार्केट दोनों में? तो
देखिए, कैश के स्टॉक्स में बहुत बड़ी संख्या में बाई की लिस्ट है, पर सब में अगर एक पुलबैक आए और वो हायर बॉटम्स बनाए, तब हम बात करेंगे कि मैं आपके पास वीक टू वीक आई जाता हूँ। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, वेरी अनपॉपुलर ओपिनियन, हमारा कॉल इंटैक्ट है। 50% का करेक्शन, उनमें कोई भी अनहोनी घटना नहीं है। 2021 में गिरे 47%, 48% 2022 में 35-36% गिरे, अब 50% की उनकी चार्ट है। बीएसई में 50% का करेक्शन मिल सकता है। ये भारती एयरटेल और इंडस टावर जैसे स्टॉक 20-25% गिर जाएं, और अगर रिलायंस बेलवेदर है और ये 1300 के आसपास से घटते घटते अगर 1000 आ जाता है, तो ये एक्सेप्शनल मौका है, एक्सेप्शनल माहौल है इस वक्त बाजार का। और वॉर न भी हो तो ग्लोबल मार्केट्स के भी पीछे कंटेक्स्ट ऐसी है ना कि कोई सोचे वॉर नहीं हो रहा है और मैं एकदम से छाप लूं बाजार को। वॉर, ये शॉर्ट स्क्वीज रैली चल रही है लास्ट 2-3 दिन से, जो 2 दिन से शॉर्ट स्क्वीज हो रहा है रोल ओवर के बाद से। जिन्होंने वॉर की खबर सोचकर बेचा है, उनकी शॉर्ट स्क्वीज हो रही है। तो एक फाइनल बॉटम की जो टेस्टिंग बाकी है, वो मे भी ग्लोबल मार्केट की थीम के साथ हो जाए। तो जो चार्ट्स के हिसाब से इंडिविजुअल कंपनी की खबरों पे हम नई पिक्चर को जोड़ रहे हैं, तो हम रिलायंस को शॉर्ट करने में परहेज नहीं करेंगे। चार्ट के हिसाब से जो भी उसका स्टॉप लॉस होगा, हमारे सब्सक्राइबर से डिस्कस होता रहेगा। एचडीएफसी बैंक, वो सारे सारे प्राइवेट बैंक्स, दोनों लार्ज फार्मा स्टॉक्स, रिलायंस, ये सारे बेलवेदर ही हम बेचेंगे। एफएमसीजी, आईटी हमको बेचना नहीं है। और लॉन्ग करने के लिए अनुज अभी हड़बड़ी नहीं करनी है। जो डिलीवरी की बाइंग करने के लिए बीच बीच में स्टॉक्स के पैटर्न्स आते हैं, तो फिर अगले सप्ताह तक देखेंगे ना। करेक्शन अगर इतना होना है कि एक नया लो भी इंडेक्स बना सकती है, तो एक बार के लिए हड़बड़ी नहीं करनी है, माल लेने की घाई नहीं करनी है। आराम आराम से अपने टर्म्स पे दोबारा माल मिलेगा। ओके, चलिए, तो ये इस समय कुछ स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़। अब गोल्ड 1 लाख के पार मतलब गया, अब थोड़ा सा करेक्ट हुआ, लेकिन गोल्ड पर क्या व्यू बन रहा है आप सुशील जी? तो देखिए, गोल्ड की जो कॉमेक्स की चार्ट है, वो डूबने के लिए तैयार है। मेरे शब्द जो है ना, मुझे ही बाद में आके हॉन्ट करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा सॉफ्टन कर देता हूँ। 3278 के नीचे गोल्ड फ्यूचर्स गए, ग्लोबल ग्लोबल कॉमेक्स फ्यूचर्स में, तो हम अपनी शॉर्ट पोजीशन को डबल कर देंगे। 6 दिन पहले जो हाईएस्ट प्राइस जब आया था, वो पैंडेंट बेबी टॉप, ग्रेवस्टोन दोजी, इवनिंग स्टार, सारे कैंडल बने थे। अप ट्रेंड लाइन जा चुकी है, इलियट वेव के पैटर्न्स कंप्लीट हो गए हैं। जस्ट बिकॉज एक तरफा कंसेंसस बना हुआ है और लॉजिक नहीं नजर आता है, तो लॉजिक तो हमेशा ही बाद में नजर आता है, पहले चार्ट बनती है। चार्ट शॉर्ट सेल की है, और 3278 के नीचे जाने पर हम शॉर्ट को डबल करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अगले मंगलवार बात करेंगे आपसे फिर से सुशील जी। तो आज जुड़ने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मार्केट में रिकवरी है अब थोड़ी लोअर लेवल से, और क्लियरली इस समय का स्टॉक ऑफ द मोमेंट है BEL। एक बार जरा उसको लेकर आइए। डे हाई पर स्टॉक इस समय आज ब्रेकअवे गैप हुआ, और उसके बाद स्टॉक ने मुड़कर नहीं देखा। मार्केट में वॉलेटिलिटी आई, तब भी ये स्टॉक नहीं गिरा, और अब डे हाई पर। इस शो को यहीं समेटेंगे, और एक ब्रेक के बाद कंचन और शेयर लेकर आएंगे ट्रेडर्स हॉटलाइन।